हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर हम आज लेक्चर नंबर 60 इसके अंदर कर रहे हैं। दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2025। जैसे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का या फिर कोई पीसीएस एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत काम की सीरीज है, राइट। अच्छा, इस सीरीज के अंदर हम बेसिक डायमेंशंस के अंदर करंट अफेयर्स आपको पढ़ाते हैं। तो मतलब हम पूरा कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे, फिर जाके उस करंट अफेयर्स को आपको समझ में आएगा, वो करंट अफेयर आपको समझ में आएगा। उस करंट अफेयर से रिलेटेड आसपास के सारे क्वेश्चंस आप उसके अंदर कर पाएंगे, राइट। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की एक छोटी बहन है, राइट, दैट इज डेली एमसीक्यू सीरीज ऑन द 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। ये भी हम लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं। थर्ड लेक्चर आ जाएगा 7 बजे, 7 PM पर थर्ड लेक्चर आपके पास रहेगा। 7 PM पर सभी आ जाएं। इसके अंदर अपन 7 PM पर ये क्लास कंडक्ट करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी और भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जैसे 10 बजे एक सीरीज स्टार्ट होती है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन के कुछ टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, राइट। चलिए, आइए हम अपना फर्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज एनबीएस स्कीम। एनबीएस स्कीम के अंदर अभी क्या करा है, अभी कुछ चेंजेस लेकर आए। एनबीएस स्कीम्स मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम। न्यूट्रिएंट्स बेस्ड स्कीम इज फॉर द फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के लिए है। तो उसको समझने के लिए हमको पहले इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर्स, किस तरह के फर्टिलाइजर्स भारत के अंदर यूज होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्यों यूज किए जाते हैं, क्या क्या चीजें फर्टिलाइजर्स के अंदर होती है। फिर जाके आप न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम को समझ पाएंगे। और न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम को जब हम समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम उसके ऊपर जो करंट अफेयर्स है उसको समझ पाएंगे। एक बड़ा टॉपिक है जिसको हमको मल्टीपल डायमेंशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर ऐसी चीजें कवर करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देखो, फर्टिलाइजर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ, कि बिना फर्टिलाइजर के प्लांट ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। या तो सॉइल की खुद की प्रोडक्टिविटी, खुद खुद इतना प्रोडक्टिव हो सॉइल कि वो फर्टिलाइजर्स की जरूरत ना पड़े। बट नॉर्मली अगर हम देखेंगे आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन हमारी सॉइल इतनी फर्टाइल रही नहीं है, ठीक है। तो हमको कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं। और भारत के अंदर 3 केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। पहला होता है यूरिया, दूसरा होता है डैप, डाई अमोनियम फॉस्फेट, और एक थर्ड होता है एमओपी, म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। आपने यूरिया के बारे में सुना होगा पर डैप और एमओपी के बारे में नहीं सुना होगा। इसका क्या रीजन है ये भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, राइट। तो 3 तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, पहले तो ये समझ लो। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जो प्लांट होता है ना, उसको ग्रोथ के लिए 3 चीजें चाहिए होती है ना। 3 न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे हमको चाहिए होता है ना प्रोटीन, जिसके अंदर हम पनीर खाते हैं, चिकन खाते हैं, ठीक है। मैं नहीं खाता, आप लोग खाते हैं, ठीक है, चिकन। और जिसके अंदर हमको विटामिन चाहिए होते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे, अगर हम देखें, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे इसी तरह से प्लांट को भी रिक्वायरमेंट होती है एक फॉस्फोरस की, एक बच्चों पोटेशियम की, है ना, के जिसको अपन बोलते हैं, और एक नाइट्रोजन की, ठीक है। फॉस्फेट, पोटेशियम एंड नाइट्रेट, राइट। फॉस्फेट पोटेशियम की प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट होती है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और नाइट्रोजन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यहां पर समझो, नाइट्रोजन जो होता है दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, बिकॉज यही प्लांट की लीफ बनाएगा, यही प्लांट का स्टेम बनाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। प्लांट का लीफ और स्टेम ये नाइट्रोजन ही बनाता है। इसी तरह से अगर हम देखें फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉस्फोरस जो होता है वो फ्लावर बनाता है। अच्छा, फ्लावर और फ्रूट बनाता है। ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लावरिंग और फ्रूट, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पोटाश जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, इसके लिए होता है। अच्छा, अब देखो, इनमें से अगर तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूं तो वो नाइट्रोजन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बिकॉज वो अगर लीफ ही नहीं बनेगी, स्टेम ही नहीं बनेगा, तो क्या करेगा फ्लावर का, फ्रूट का, ठीक है, क्या करेगा डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस का। तो फार्मर्स जो होता है ना, इस नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जो है वो है यूरिया। आई होप दिस इज क्लियर। तो यूरिया का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर, बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है भारत के अंदर। और यूरिया इज वेरी मच रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट जो फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर पोटाश होता है और फॉस्फोरस होता है, पोटाश जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, और जिसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश, राइट, और जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है उसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फोरस, डाई अमोनियम फॉस्फेट, है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट।
ये तीन तरह के फर्टिलाइजर भारत के अंदर होते हैं, डैप, मॉप और यूरिया। बट किसान यूरिया को ज्यादा यूज करता है। अब आपको इसका रीजन भी पता है कि क्यों यूरिया को ज्यादा यूज करता है किसान। ठीक है, तो एक पेड़ है, पेड़ को तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। एक तो फास्फोरस चाहिए होगा, पोटाश चाहिए होगा और एक नाइट्रोजन चाहिए होगा। मैंने आपको बता दिया फास्फोरस किस लिए इंपॉर्टेंट है, पोटाश किस लिए इंपॉर्टेंट है और पोटेशियम किस लिए इंपॉर्टेंट है और नाइट्रोजन किस लिए इंपॉर्टेंट है। इसी रेशो को एनपीके रेशो अपन इसके अंदर बोलते हैं, राइट। बट हमारा एनपीके रेशो बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बहुत ही बिगड़ा हुआ है, मतलब एनपीके रेशो वो नहीं है जो कि होना चाहिए, राइट। ये इसके अंदर नाइट्रोजन हम ज्यादा यूज कर लेते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग यूरिया अलॉट। ठीक है, तो अब देखो तीन तरह के फर्टिलाइजर्स हो गए हमारे पास, कि हमारे पास एक तो यूरिया है, एक डायमोनियम फॉस्फेट है और म्यूरेट ऑफ पोटाश है। ठीक है, और यूरिया मोस्ट प्रोड्यूस, मोस्ट कंज्यूम्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेड है। और यूरिया के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हैं। और यूरिया अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फार्मर्स से, और इसके अंदर ही सबसे ज्यादा सब्सिडीज मिलती है। आप अगर अपने सिलेबस के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर लिख रखा है फर्टिलाइजर्स, इश्यूज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। उसके अंदर ये फर्टिलाइजर इश्यूज रिलेटेड टू सब्सिडीज, तो उसके अंदर फर्टिलाइजर सब्सिडी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पर देखो यूरिया के ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है। उसके अंदर किस तरह का सब्सिडी देती है मैं आपको बताऊंगा। और डैप और मॉप के ऊपर न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी हमको मिलती है, एनबीएस, न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी मिलती है। समझ में आ रहा है? तो हमारे फर्टिलाइजर सब्सिडीज के अंदर अगर हम देखें तो दो तरह की रिजीम चलती है। एक रिजीम चलेगी वो यूरिया बेस्ड होगी, और दूसरा जो होगा वो डैप और मॉप के लिए, दैट इज नोन एज न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, तो देखो टू रिजीम्स ऑफ सब्सिडीज आर देयर। अब जाकर तुमको टॉपिक थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। दो तरह की सब्सिडी स्कीम चलती है, एक तो यूरिया के ऊपर सब्सिडी चलती है, एक ये मॉप और डैप जो है इनके ऊपर सब्सिडी चलती है। इन सब्सिडीज को बोलते हैं न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी, न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी। और ये जो सब्सिडी होती है दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडी, तरीका इन दोनों सब्सिडीज देने का डिफरेंट है। आइए हम समझते हैं सबसे पहले यूरिया के अंदर सब्सिडी कैसे दी जाती है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो भाई, किसान गवर्नमेंट के पास जाए तो गवर्नमेंट तो प्रोड्यूस करती नहीं है यूरिया, तो गवर्नमेंट तो उसको यूरिया नहीं दे सकती। जो मैन्युफैक्चरर हैं यूरिया के वो ही यूरिया दे सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम यूरिया बेस्ड सब्सिडी अपन समझ रहे हैं, ठीक है। यूरिया वाले जो सब्सिडीज होती हैं वो अपन समझ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर के पास किसान गया, जैसे एक किसान है वो मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैन्युफैक्चरर से पूछा, इस किसान के पास मान लो 200 रुपए। मैन्युफैक्चरर के पास बोला कि मैन्युफैक्चरर मेरे को है ना यूरिया दे दे। इसने बोला भाई यूरिया तो 300 रुपए का है। किसान ने बोला यार मेरे पास तो 200 रुपए ही है, मेरे को तो यूरिया चाहिए था। मैन्युफैक्चरर ने बोला भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे को तो 300 रुपए चाहिए, तब जाकर मैं तुमको दूंगा। एमआरपी पढ़ लो, एमआरपी 300 रुपए लिखी हुई है इसमें। ये किसान रोने लग गया, ही स्टार्ट कराइंग, राइट। अब ये रोने लग जाएगा तो गवर्नमेंट इससे पूछेगी भाई तू रो क्यों रहा है। बोल रहा है कि साहब मेरे को तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी नहीं मिल रही, यूरिया मैं लेना चाह रहा हूँ पर यूरिया ये 300 रुपए का दे रहा है, मेरे पास तो 200 रुपए ही है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर 100 रुपए दे देगा और कहेगा कि भाई एमआरपी मेरे हिसाब से डिसाइड कर ले, तू एमआरपी यहाँ पे 200 रुपीज ही रख, जिससे कि किसान रोए नहीं, किसान खुश हो जाए। इस तरह की सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर को देती है। यूरिया के ऊपर इस तरह की सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। पर गवर्नमेंट जो है एमओपी, डॉप, डैप, इसके ऊपर इतनी फर्टिलाइजर की सब्सिडी नहीं दे पाती है, बिकॉज इतनी सारी सब्सिडी दे देगी तो गवर्नमेंट के पास क्या बचेगा। तो 2010 से पहले गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देती थी मॉप के ऊपर, डैप के ऊपर। और इसके कारण अगर हम देखेंगे तो इंडियन सॉइल का एनपीके रेशियो जो होगा वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा। इसमें नाइट्रोजन का जो होगा अमाउंट वो ज्यादा हो जाएगा, फास्फोरस और पोटाश का कम हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इसकी इसी रीजन के कारण एक न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस स्कीम यहां पर लागू की जाएगी, एनबीएस स्कीम, न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। और न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर ऐसा करा जाएगा कि यार कुछ ऐसा सब्सिडी हम लगाएं जिससे कि मार्केट को रेगुलेट भी हम ना करें, मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से चीजें चले, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड चीजें चले। और जैसे अब यूरिया के ऊपर तो एमआरपी फिक्स कर दिया बच्चों, एमआरपी फिक्स कर दिया तो मार्केट के अंदर कितना भी डिमांड हो, कितना भी सप्लाई हो, उसके हिसाब से यूरिया नहीं रिएक्ट करेगा, बिकॉज उसके ऊपर तो एक तरह से सीलिंग लगा दी है गवर्नमेंट ने।
पर गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि मॉप और डैप पे ऐसी कोई सीलिंग लगाए। तो गवर्नमेंट ऐसे बोलती है कि यार इनकी हम एमआरपी ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से इनको चलने देंगे। और 2010 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया इन दो फर्टिलाइजर्स के लिए और नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए। एक कॉन्सेप्ट आया जिसके अंदर ये बोला गया कि न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, यूरिया प्राइस इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड एंड गवर्नमेंट पेज ए लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स कॉस्ट टू एंश्योर इट्स अफोर्डेबल फॉर द फार्मर्स। इसके अंदर ये क्या करते हैं, एमआरपी डिसाइड कर देते हैं और जो बचा हुआ होता है 100 रुपए वो मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं। और किसान जितने में खरीद सकता है, अफोर्डेबिलिटी जितनी है किसान की, उतनी एमआरपी यहाँ पे उसको कहते हैं कि तू लिख देना। For phosphate and potassic fertilizers like DAP and MOP, the government provide NBS scheme, nutrient based scheme। ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम क्या होता है, बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, सब्सिडी फिक्स बेसिस बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड द एमआरपी फ्लक्चुएट। एमआरपी इसके अंदर चेंज होती रहती है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर क्या होता है, चलो मैं तुमको अच्छे से इसको समझाता हूँ। तो यूरिया का तो मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर इंपोर्टर सेल्स दिस फर्टिलाइजर, तो गवर्नमेंट नोटिफाइड एमआरपी टू फार्मर, गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देती है। 100 रुपए जो होता है वो गवर्नमेंट उनको रिम्बर्स कर देती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। पर अब गवर्नमेंट ने देखा हर कोई यूरिया ही यूज कर रहा है और हर कोई यूरिया यूज कर रहा है, तो यूरिया एनपी के रेशियो अपने सॉइल के अंदर बिगड़ जाएगा, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। तो उसके बाद फिर हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि भाई डैप और इस पे भी फर्टिलाइजर के ऊपर भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, डैप पे और म्यूरेट ऑफ पोटाश पर हम इसकी एमआरपी अगर कर देंगे तो ये ऐसे बोलेंगे लोग बाग कि भाई तुम मार्केट के हिसाब से तो चलने नहीं दे रहे, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलने दो उसको। तो गवर्नमेंट ने कहा इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कि मार्केट के डायनेमिक्स को हम इग्नोर कर रहे हैं यूरिया के केस में, इनके केस में हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी यहाँ पर लेकर आए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब अगर हम न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी को देखेंगे तो डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर 46% फॉस्फोरस होता है, 18% नाइट्रोजन होता है। इसी तरह से म्यूरेट ऑफ पोटाश के अंदर 60% के होता है, मतलब 60% ऑफ पोटेशियम होता है। तो एनबीएस स्कीम के अंदर ऐसे बोला गया, जो कि 2010 के अंदर थी, उसमें ये बोला गया इट गवर्न सब्सिडीज फॉर द फॉस्फेटिक पोटाशिक फर्टिलाइजर्स ensuring their availability to farmers at the अफोर्डेबल प्राइस। और इसके अंदर क्या कहा जाएगा, इसके अंदर कहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रेंट, अगर नाइट्रोजन आपका है तो आपको 98 रुपीज की पर केजी, अगर मान लीजिए कोई एक तरह फर्टिलाइजर है जिसमें 1 केजी नाइट्रोजन है, ठीक है, 10 केजी इसके अंदर पोटाश है और मान लो 2 केजी इसके अंदर फॉस्फोरस है और इसके अंदर 1 केजी सल्फर है। तो इसको 98.02 प्लस फॉस्फोरस के अंदर 66.93 इंटू 10 प्लस 23.65 इंटू 2 प्लस 6.12 इंटू 1, इतनी सब्सिडी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कर देगी इस फर्टिलाइजर के ऊपर। ये गवर्नमेंट ने इसकी सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। मान लीजिए सब्सिडी हो गई 500 रुपए, मान लो ये जो है पूरा का पूरा 100,000 रुपए के अंदर बन रहा था, है ना, और इसको उसके ऊपर 500 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी। ठीक है, तो किसान को ये सस्ते में देंगे, आराम से किसान को सस्ते में मिल जाएगा। ये हो सकता है कि ये 700-800 रुपए इसके अंदर दे दे, है ना, एमआरपी इस तरह से रख दे। पर इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा कि एमआरपी पे हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम देंगे, न्यूट्रेंट के ऊपर सब्सिडी हम प्रोवाइड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो इट प्रमोट्स, जिससे कि क्या हो कि डैप और मॉप को भी यूज करने लग जाए फार्मर, और डैप और मॉप को यूज करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट फॉर द व्हाट, ग्रेट फॉर द सॉइल। एनपी के रेशियो इसके अंदर फिर मेंटेन हो जाएगा, सब नाइट्रोजन को ही ना करके फॉस्फोरस और पोटाश को भी यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर पहले मैंने आपको बताया यूरिया बेस्ड सब्सिडी किस तरह से दी, पहले तो मैंने आपको बताया किस तरह के फर्टिलाइजर्स है भारत के अंदर, है ना, फर्टिलाइजर्स मैंने कहा आपको यूरिया है, डैप है और मॉप है। दूसरा मैंने आपको बताया यूरिया बेस्ड सब्सिडी स्कीम क्या है। फिर हमने कहा नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स वाली है उनकी सब्सिडी स्कीम क्या है, जिसको अपन एनबीएस बोलते हैं। ठीक है, और मैंने बताया इसके अंदर किस तरह से न्यूट्रेंट के बेसिस के ऊपर यहां पर क्या करा जाता है, न्यूट्रेंट के बेसिस के ऊपर यहां पर सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, अच्छा, इससे एक ये फायदा भी हो गया बच्चों कि यहाँ पर देखो सल्फर के ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है, और सल्फर इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द प्लांट आल्सो। सल्फर भी प्लांट के अंदर एक तरह से डिजीज रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो कोई भी सल्फर नहीं डालता था प्लांट में, अब लोग सल्फर भी डालने लग जाएंगे, बिकॉज सल्फर पे भी सब्सिडी यहां पर दी जा रही है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है,
उसको ऐसा कह रखा है कि तेरे न्यूट्रिएंट्स जितने होंगे उसके बेसिस पे मैं तेरे को सब्सिडी दे दूंगा, और गवर्नमेंट ने उसको मान लो 500 सब्सिडी दे रखी है, और उसने अपनी एमआरपी जो बना रखी है वो 1000 रुपए बना रखी है। समझ में आ रहा है? तो इससे किसान इससे खरीद रहे हैं, राइट। अब क्या होता है कि इसकी एमआरपी, इसने सोचा कि किसान से ज्यादा फायदा लेता हूं मैं, और इसने एमआरपी कर दी 1500 रुपए। तो किसान को तो नुकसान हो गया ना, ये 500 रुपए की सब्सिडी भी खा रहा है और 1500 रुपए कर रहा है इसको, क्योंकि एमआरपी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। तो गवर्नमेंट को लगेगा यार ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट सोचेगी ये एनबीएस स्कीम के अंदर ये हमने एमआरपी पे खुली छूट दे रखी है कि ये जो फर्टिलाइजर वाली कंपनी है ये अपनी एमआरपी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। इसके कारण किसान फिर परेशान हो रहा है, किसान ये एमओपी और डैप ये नहीं खरीद पा रहा है, और फिर एनपीके रेशो जो है भारत की सॉइल का वो कम हो रहा है। तो यहां पर क्या करा गया, यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेप लिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई किसानों, लालची मत बनो, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तुमको एमआरपी पे थोड़ी छूट क्या दी मैंने, तुम तो एमआरपी अपनी आसमान पे चढ़ा दे रहे हो। दैट इज नॉट राइट। तुम क्या करो, तुम एक तरह से एमआरपी के ऊपर तुमको इस तरह से नहीं करना चाहिए। तुम्हारी एमआरपी भी मैं फिक्स तो नहीं करूंगा, पर तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन को मैं फिक्स कर दूंगा। मैं कहूंगा कि भाई जितना तुमको प्रॉफिट हो रहा है उसका, जितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, जैसे 100 रुपए का तुम्हारा कॉस्ट लगता है इसके अंदर, तो तुम 112 रुपए ही एमआरपी रख पाओगे, इससे ज्यादा नहीं रख पाओगे। अगर मान लो तुम्हारा 100 रुपए का कॉस्ट वो हो रहा है, ठीक है, खर्चा हो रहा है, राइट, तो तुम 12% तक प्रॉफिट ले लो, उसके ऊपर प्रॉफिट तुम नहीं ले सकते। 12% से मतलब अपने हिसाब से एमआरपी तुम सेट नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रॉफिट जितना हो रहा है ना उसका 12%, मतलब तुम्हारा जितना कॉस्ट लग रहा है उसका 12% प्रॉफिट मार्जिन रख लो, और फिर तुम क्या कर दो, तुम उसके ऊपर एमआरपी डिसाइड करो। नहीं तो पहले तुमको खुली छूट दे रखी थी जब तुम एमआरपी अपने हिसाब से डिसाइड करते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं साहब, अपने हिसाब से एमआरपी डिसाइड नहीं करनी है, वो तो तुम फिर बहुत ज्यादा कर देते हो। तो अब क्या करना है, अब हम तुमको बताएंगे तुमको कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन रखना है, उसके बेसिस पे एमआरपी तुम्हें डिसाइड करना है। तो देखो यहां पर फिर है ना, गवर्नमेंट ने अभी देखो अंडर एनबीएस स्कीम देयर एमआरपी आर सपोज टू बी मार्केट डिटरमाइन, बट कंपनी इसका फायदा उठा रही थी, तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने अब जनवरी 18 के अंदर एक गाइडलाइन इशू करी है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है रीजनेबलनेस टर्म इसके अंदर यूज करा गया। अब ये टर्म क्या है ये भी अपन को इसके अंदर समझना होगा, बड़ा टॉपिक है भाई, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है ये हम देखते हैं कि भाई देखो, अगर मान लो तुम्हारा 100 रुपए का कॉस्ट है, और तुम अगर इंपोर्टर हो, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो तुम सिर्फ और सिर्फ 108 रुपए की एमआरपी रख पाओगे इसके अंदर, अपने हिसाब से नहीं कि 150 की एमआरपी रख ली भैया प्रॉफिट ज्यादा करना है इसलिए। अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो तुम 110 रुपए की एमआरपी रख पाओगे, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए का उसका कॉस्ट लग रहा है तो। अगर तुम इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर हो, तो 12% तुम क्या कर पाओगे एमआरपी, मतलब प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा एमआरपी रख पाओगे। ये जनवरी 2024 के अंदर बोला, और ये भी बोला गया कि जनवरी 2024 के अंदर ये बोला गया कि भाई देखो अभी तक तुमने बहुत पैसा कमा लिया है ना, 100 रुपए का तुम्हारा बनता था और तुम 150 रुपए का एमआरपी रखते थे, तुमको रखना चाहिए था भाई 112 रुपए का, तुम रखते थे 150 रुपए का। तो अभी तक तुम इतना पैसा ऐसे ही कमा लेते थे, किसानों की जेब में से खा जाते थे। अब ये 38 रुपीज जो तुमने खा रखे हैं 1 अप्रैल 2023 से, जो तुमने रीजनेबलनेस के हिसाब से जो एमआरपी निकलना चाहिए थी वो एमआरपी नहीं लगा के तुमने कुछ ज्यादा वाली एमआरपी लगा रखी है, तो वो पैसा वापस लौटा दो। वो पैसा डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स को दे दो, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर विल टेक दैट मनी एंड विल यूज दैट मनी इन द वेलफेयर ऑफ द व्हाट, इन द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कंपनीज अर्निंग अनरीजनेबल प्रॉफिट, जिन्होंने अनरीजनेबल प्रॉफिट करा है, दैट इज ओवर एंड अबव द स्टिपुलेटेड परसेंटेज इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, विल हैव टू रिफंड द सेम टू द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर बाय October 10। और अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर 12% की पेनल्टी यहां पर लग जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो रीजनेबल प्रॉफिट क्या हुआ, रीजनेबल प्रॉफिट ये हुआ, और अगर तुमने इस रीजनेबल प्रॉफिट के अलावा कुछ प्रॉफिट कमाया है 1 अप्रैल 2023 के बाद का, देखेंगे हम, तो वो आप क्या करो, वो हमें लौटा दो आप। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
इस तरह से गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट कर दिया। न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम जिसके ऊपर एमआरपी रेगुलेटेड नहीं थी, अब उस एमआरपी को रेगुलेट कर दिया, फिक्स नहीं करा पर रेगुलेट करा। यूरिया बेस्ड सब्सिडीज के अंदर वो एमआरपी जो है दैट इज फिक्स्ड, और ये जो एमआरपी है दैट इज नॉट फिक्स्ड बट द रेगुलेटेड। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, ये इस न्यूज के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसको पढ़ोगे तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कौन डिसाइड करेगा कि भाई हमने कितना दिया था, कितना हमारा रीजनेबलनेस था? वो सेल्फ एक्सेस, तुम अपने आप से एसेस करो, ठीक है, अपने आप से एसेस करो, राइट, बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट के हिसाब से तुम अपने आप एसेस करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे फूड वेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बारे में एक इंडेक्स, मतलब वो बताता है कि भाई पूरे विश्व के अंदर कितना फूड का वेस्ट हो जा रहा है, भारत के अंदर कितना फूड का वेस्ट हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में ये बताता है। तो ये क्या है कि एक एक जैसे मान लीजिए फूड है, फूड, मान लो तुम्हारा खाना कुछ रह गया, तो एक है ना, मान लो ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, एक एप्लीकेशन बनाए जिसके अंदर किसी का भी फूड रह जाता है तो वो उस एप्लीकेशन के अंदर अपना फूड प्रोवाइड कर देंगे, और उसके कारण क्या होगा, उससे क्या होगा, गरीबों को फूड मिल जाएगा, ऐसे समझो इसको। ऐप ऐप को हम यूनैप से याद करेंगे, है ना। तो फूड वेस्ट कहीं पे भी देखो तो एक ऐसी ऐप बनाए भाई जिससे कि सारा वेस्ट फूड हमारे पास आ जाए और हम गरीबों में बांट दे। तो ऐप ऐप से याद कर लेना बच्चों, यूनैप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको लॉन्च करती है, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को लॉन्च करती है। और इसके साथ कौन करता है, रैप, रैप, WRAP, वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्लान। और वेस्ट और रिसोर्स एक्शन प्लान एक क्लाइमेट एक्शन एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनैप और रैप, सारा खाना जो था रैप करके अपन ने गरीबों में बांट दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 लॉन्च करती है। फूड वेस्ट इंडेक्स ट्रैक्स ग्लोबल एंड द नेशनल जनरेशन ऑफ द फूड इन एडिबल पार्ट्स वेस्टेड एट द रिटेल एंड द कंज्यूमर साइड, ठीक है। इट सपोर्ट्स द गोल ऑफ टू इंडिकेटर्स ऑफ SDG 12.3। SDG 12.3 फूड वेस्ट को ही कंट्रोल करने की बात करता है, विच इज अचीव टू बी बाय 2030, राइट। तो यहाँ पर देखो इसकी फाइंडिंग्स कुछ है। पर कैपिटा हाउस होल्ड वेस्ट, अगर फूड वेस्ट देखें तो इंडियन हाउस होल्ड के अंदर 55 किलोग्राम ऑफ फूड पर पर्सन एनुअली ये वेस्ट करते हैं। हम हर आदमी जो है 55 किलो फूड वेस्ट करता है, टोटलिंग अबाउट 78.2 मिलियन टन ऑफ द फूड वेस्ट ईच ईयर। और ग्लोबल कंपैरिजन देखिए तो ग्लोबल कंपैरिजन के अंदर अगर हम देखें ग्लोबल वाले, हर आदमी अगर ग्लोब का देखे तो 79 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर ये क्या करते हैं, एक तरह से वेस्ट करते हैं। तो हम हमारे पूरे साल के अंदर हर आदमी, भारतीय आदमी 78.2 मिल 55 kg जो है, 55 kg फूड जो है वो वेस्ट कर देता है। और वर्ल्ड के अंदर देखें तो ये नंबर 79 है। तो चलो हम वर्ल्ड से तो नीचे ही है ना, हम वेस्ट करने में। पोटेंशियल टू एड्रेस द हंगर, द फूड वेस्टेड एनुअली इन द इंडिया कुड फेड नियरली 377 मिलियन पीपल। इतने लोगों को ये खाना खिला सकते हैं अपन। तो अगर हम फूड वेस्ट नहीं करें तो इतने लोगों को हम खाना खिला सकते हैं, ऐसा इसके अंदर बोला, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं, दैट इज ग्रीन स्टील। भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है ना भैया, अभी तक किसी भी करंट अफेयर्स के अंदर आई नहीं, और बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ही करंट है ये तो, दिसंबर के अंदर 2024। पहले हमें पता ही नहीं था कि व्हाट इज ग्रीन स्टील, कि हमको ऐसे पता ही नहीं था, मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर ये एक तरह से बताया ही नहीं जाता था कि ग्रीन स्टील होती क्या है, कि ग्रीन स्टील अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता ही नहीं, डेफिनेशन ही नहीं थी। पर ग्रीन स्टील बहुत ज्यादा यहाँ पर होने लगा, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। तो हमने भी अपनी ग्रीन स्टील की डेफिनेशन बना दी। अब ये डेफिनेशन हमारी है, तो अकॉर्डिंग टू इंडिया व्हाट इज ग्रीन स्टील, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ग्रीन स्टील का मतलब क्या है। ग्रीन कलर की स्टील है सर, और क्या है, नहीं नहीं नहीं, ग्रीन कलर की स्टील नहीं। देखो स्टील प्रोड्यूस करने के अंदर बहुत सारा, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, बहुत सारी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत सारी गैस निकलती है, पर उन सब गैसों को कैलकुलेट करके अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नाम से चीज बनाते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान ली कार्बन डाइऑक्साइड, देखो आपने कभी ऐसे नहीं सुना होगा बच्चों, अगेन CH4 का इमिशन हो रहा है, सुना है कभी, CH4 इमिशन या SF6 इमिशन, ऐसा सुना है कभी?
हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ही सुनते हैं। इसका रीजन पता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जब टर्म लेते हैं, दिस इज ए वेरी जनरल टर्म दैट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज वेरी जनरल टर्म। इसके अंदर CH4 इमिशन भी आ गया, SF6 भी आ गया, PFCs भी आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, N2O भी आ गया, ये सारे इमिशंस आ गए। क्या बात कर रहे हैं सर? कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन में ये सारे आ जाते हैं? यस, इट इज ए वेरी जनरल टर्म, इनफैक्ट इट इज ए यूनिट। जैसे किलोग्राम एक यूनिट होती है, ग्राम एक यूनिट होती है, ठीक है, किलोमीटर एक यूनिट होती है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज ए यूनिट। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, राइट, तो उसको हम बोलेंगे 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ऐसे कहें कि 21 टन जो मीथेन होती है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। मान लीजिए मीथेन जो है, मीथेन के अंदर कितनी अगर मान लीजिए 63 टन ऑफ मीथेन रिलीज हुई कहीं, तो उसको हम क्या लिख देंगे? हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे 63 टन ऑफ मीथेन इमिशन, हम लिख देंगे इसके अंदर कि सॉरी, ये 21 टन, ये होगा 1 टन ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 21 टन ऑफ द CO2, ऐसा होता है, राइट। तो 63 है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर कि 1 टन ऑफ मीथेन, ध्यान से सुनना इसको, 1 टन ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 21 टन ऑफ CO2। ये समझ में आ रहा है? 1 टन ऑफ मीथेन का मतलब क्या होगा? 22 टन ऑफ द CO2 इमिशन होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? 21 टन ऑफ CO2 इमिशन, इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए 10 टन मीथेन रिलीज हुई, तो हम ये ना लिख के कि 10 टन मीथेन रिलीज हुई, हम लिख देंगे 200 टन, 210 टन मीथेन रिलीज हुई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 200 टन, 210 टन मीथेन नहीं, 210 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर 10 टन मीथेन रिलीज होती है, तो हम उसको 10 टन मीथेन रिलीज होती है ये नहीं बोल के हम कहेंगे 210 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ही बोला जाता है उसको, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हुआ, इस तरह से ही बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रीन स्टील का मतलब क्या है ये समझो। ग्रीन स्टील का मतलब क्या है ये हम समझ रहे थे कि स्टील प्रोड्यूस करने में ना बच्चों बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, बहुत सारा गैसेज रिलीज होती है जो कि ग्रीन हाउस गैसेज है। तो उसको, वो रिलीज जो होती है उसको अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है स्टील को प्रोड्यूस करने में। अगर कोई हम ऐसी स्टील प्रोड्यूस करें, कोई ऐसी स्टील प्रोड्यूस करें जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन मैंने आपको बता दी एक यूनिट है, वो बहुत कम हो, तो उसको हम ग्रीन स्टील बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ग्रीन स्टील बोलते हैं। अब कितना कम हो? कितना कम? बहुत कम हो तो ठीक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का मतलब समझ के सारी गैसेज आ गई इसमें, ग्रीन हाउस गैसेज जो है, वो अगर कम हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन ग्रीन स्टील बोलते हैं। तो ग्रीन स्टील refers to the steel producing using the method that significantly reduce carbon dioxide emissions compared to the traditional steel production, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको अपन ग्रीन स्टील बोलेंगे। ग्रीन कलर की नहीं होती है स्टील, ये स्टील एक तरह से ऐसी स्टील है जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत कम कर रही है। 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने के अंदर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो ग्रीन स्टील की डेफिनेशन हमारे यहाँ पर कुछ नहीं थी अभी तक, हमने अब डेफिनेशन यहाँ पर इसकी बना दी है। हमने कहा है कि देखिए ग्रीन स्टील का मतलब वो होगा, अगर मान लीजिए 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, 1 टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर 2.2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है, तो उसको हम ग्रीन स्टील बोलेंगे। उससे कम करता है तो उसको ग्रीन स्टील बोलेंगे। समझ में आ रहा है? 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहा है, ठीक है, या इससे कम कर रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ग्रीन स्टील बोलेंगे। तो ग्रीन स्टील शैल बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रीननेस ऑफ द स्टील which is produced from the steel plant with CO2 equivalent emission intensity less than 2.2 tons of the CO2 emission per ton of the finished steel। तो ग्रीननेस का मतलब कितना हुआ कि कितना आप क्या कर रहे हैं, कितना आप कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 टन पे अगर 2.2 कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं या इससे कम करते हैं तो उसको ग्रीन स्टील बोला जाएगा। पर 1 टन पे अगर मान लो 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहे हो तुम
इमिशन कर रहे हो तो उसको ग्रीन स्टील नहीं बोला जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? और इसकी अगर मान लीजिए 2.2 से कम कर रहे हो, मान लो एक 1.6 कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे और भाई बहुत तगड़ी वाली ग्रीन स्टील है ये। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आप 2 कर रहे हो तो अरे भाई बहुत तगड़ी वाली ग्रीन स्टील है ये। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रीन स्टील हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक है 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील, एक है 4 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील, और एक है 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील। 5 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील मतलब 1 टन ऑफ स्टील इज प्रोड्यूसिंग only 1.6 ton of carbon dioxide emission, then it is known as 5 star green rated steel। 4 स्टार का मतलब क्या है, 2 टन प्रोड्यूस कर रहा है, और 2 से 2.2 टन प्रोड्यूस करेंगे तो उसको 3 स्टार ग्रीन रेटेड स्टील बोला जाएगा। और 2.2 से ज्यादा करेंगे तो उसको कोई ग्रीननेस का रेटिंग नहीं दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सबको क्लियर है? और इस रेटिंग को, ये जो रेटिंग है इसको डिसाइड कौन करेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, NISST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। और ये हर 3 साल के अंदर चेंज होती रहेगी। हो सकता है तीसरे साल में ऐसे कर दे कि 3 साल बाद ऐसे कर दे 2 टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर रहा है उसको ही ग्रीन स्टील बोलेंगे, 2.2 को नहीं बोलेंगे, और इनमें भी चेंज कर दे, ये कर दे 1.3, ये कर दे 1.5, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिफाइनिंग द स्टार रेटिंग ऑफ ग्रीन स्टील शैल बी रिव्यूड एवरी 3 ईयर्स, ये याद करना है प्रीलिम्स के लिए। और NISST इसके अंदर मेजर करता है, रिपोर्ट करता है, वेरिफिकेशन इस तरह से करेगा। सर्टिफिकेट जो इशू करा जाता है, किसी भी स्टील को सर्टिफिकेट इशू करा जाएगा, वो 1 साल के लिए करा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। 7 बजे मिलते हैं बच्चों। और जाने से पहले मैं बता रहा हूँ आपको, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बेस्ट कोर्स, दुनिया का बेस्ट कोर्स मैंने यहाँ पर डिजाइन करा है। ठीक है, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, इसके अंदर मैं जो कर रहा हूँ वो अलग ही लेवल का कर रहा हूँ। राइट, इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से आए, ऐसा कोई कोर्स हम इसके अंदर बना रहे हैं, और बनते बनते बन भी जा रहा है ये। और इसके अंदर हम आपको MCQs का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, और बहुत बहुत ही मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं। ये कोर्स आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, और एक इकोनॉमिक्स का कोर्स है, इसके अंदर भी हमने काफी मेहनत करी है। आप इन दोनों कोर्सेज को तो जरूर ज्वाइन करें अगर आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड